हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से बैच टारगेट 100 बैच में। टारगेट 100 बैच ये जो कि ऑफलाइन बच्चों के लिए तो पेड है, लेकिन ऑनलाइन बच्चों के लिए एकदम से फ्री में है बेटा। यहां पर हम बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं, बोर्ड की कॉपियां कैसे लिखनी है, थ्योरेटिकल पार्ट कैसे कवर करना है, कौन से क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करना है बेटा। हर वो चीज जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है हम फ्री में लेकर आए हैं। और आज लेक्चर नंबर 5 डीकंपोजिशन रिएक्शन हम देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 5 में क्या कवर करेंगे बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे। आपको पता होगा कि हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर दी थी, पहला टाइप हमने देख लिया था। आज लेक्चर नंबर 5 में हम दूसरा टाइप डीकंपोजिशन रिएक्शंस को देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। इस रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, हर एक वो चीज जो इंपॉर्टेंट है सब आपको पता चल जाएगा। पहले हम कॉन्सेप्ट बना लेते हैं अपना, जैसा कि हम हर बार करते हैं बेटा। हमारे पढ़ने का मेथड ये है कि पहले हम कोई टॉपिक उठाते हैं, फिर हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फिर उसको किस तरह से बोर्ड की कॉपी में लिखना है हम वो बताते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं कि बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो उनकी प्रैक्टिस भी करवा लेते हैं। तो ये जो कोर्स है बेटा, जो कि आपको फ्री में मिल रहा है, एंजॉय करिए, पढ़िए अच्छे से, चीजों को समझिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए बेटा। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आ जाओ स्टार्ट करते हैं, आ जाओ स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे बेटा। कॉन्सेप्ट किसका देखना है, डीकंपोजिशन रिएक्शन का देखना है। सर अगर मुझे डीकंपोजिशन रिएक्शन आपको समझानी है तो मुझे पहले आपको कंपोजिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बताना पड़ेगा। कैसे, पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि बेटा अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, अगर मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो H2 ले लिया प्लस मैंने O2 ले लिया, दोनों को मिला के मैं कह दूंगा H2O वाटर बन गया। बस मुझे केवल इतना याद दिलाना है कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात हम करते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में केवल एक बात याद रखनी है कि हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है, हमेशा जो बेटा क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, वो ओनली वन बनता है। कितने बनते हैं बेटा, ओनली वन प्रोडक्ट बनते हैं। जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट एक से ज्यादा होंगे। रिएक्टेंट एक तो ये हो गया, दूसरा रिएक्टेंट ये हो गया, रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, प्रोडक्ट हमेशा एक बनता है। तो मैं कह देता हूं ये कंपोजिशन रिएक्शन का यानी ये एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाता है। ठीक जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है बेटा क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या कहती है, इसका कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से बेटा। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी तो हमेशा ओनली वन रिएक्टेंट रहेगा बेटा। कितने रिएक्टेंट रहेंगे, कितने रिएक्टेंट रहेंगे बेटा, केवल एक रिएक्टेंट रहेगा। ये एक रिएक्टेंट ब्रेक होगा। अगर मैं इस पेन को ले लूं बेटा, इसको तोड़ दूं, सर तोड़ दीजिए, बेटा नहीं तोड़ सकता, अगर तोड़ दूंगा तो मैं टूट जाऊंगा इसको खरीदते खरीदते। ठीक है, तोड़ता भावनाओं में मत बहो, पहले समझो। अगर मैंने इस पेन को पकड़ा और इस पेन को तोड़ दिया तो तोड़ने पर इसके दो पार्ट हो जाएंगे कि नहीं। क्या कोई चीज टूटे भी और टूटने के बाद एक पार्ट भी रहेगी? नहीं बेटा, जब भी कोई चीज टूटेगी तो एक से ज्यादा पार्ट में टूटेगी। ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा बेटा, ये ब्रेक होगा, रिएक्टेंट ब्रेक होगा। और रिएक्टेंट ब्रेक होने के बाद ये क्या बनाएगा बेटा, ये प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, ये प्रोडक्ट बनाएगा। याद हमें ये रखना है कि बेटा यहां पर ओनली वन प्रोडक्ट, वन रिएक्टेंट रहता है। रिएक्टेंट की काउंटिंग कितनी है, रिएक्टेंट की काउंटिंग बेटा वन है, लेकिन जब भी प्रोडक्ट बनेंगे तो एक से ज्यादा बनेंगे। वन और वन से हम कह देंगे मोर बनेंगे। सीधी सी बात हो जाएगी। सर आपने क्या समझाया, आ जाओ मैं रिपीट करता हूं, आ जाओ इसको सबको हटाता हूं, बताता हूं बेटा। मैंने आपको बताया कि बेटा आपके पास क्या होगा, ओनली वन रिएक्टेंट हो, ओनली वन रिएक्टेंट हो, और ये रिएक्टेंट ब्रेक हो जाए और ब्रेक होने के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट बना दे। मैं कह दूंगा मोर प्रोडक्ट। मोर प्रोडक्ट का मतलब यह है कि जब भी प्रोडक्ट बनेंगे तो दो से ज्यादा बनेंगे। हमेशा इनकी काउंटिंग दो से ज्यादा रहेगी या तो दो रहेगी, सीधी सी बात है। एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सिंगल प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनता है। सिंगल प्रोडक्ट बेटा किसमें बनता था, कंपोजिशन या तो कंबाइन
कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बनता था। आपने पढ़ा, इसके पहले मैंने डिटेल में चीजों को पढ़ाया, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पिछला लेक्चर जरूर देख ले। तो यहां पे आपने क्या सीखा कि जब केवल एक रिएक्टेंट हो, जब बेटा क्या हो, जब केवल एक रिएक्टेंट हो और वो ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना ले, तो इस टाइप की रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या यहां तक में कोई डाउट है? क्या यहां तक की चीजें समझ में नहीं आई? सर बढ़िया से समझ में आई और बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट सीख गए। कॉन्सेप्ट केवल एक है कि रिएक्टेंट एक है। कंपोजिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या आपने सीखा था बेटा कि वहां पे आपने सीखा कि हमेशा जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो केवल एक बनेगा, यहां पर रिएक्टेंट एक रहेगा, दोनों जस्ट अपोजिट हो गए बेटा। आ जाओ एग्जांपल समझ लेते हैं, आ जाओ इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। देखो आ जाओ, इसका बेटा एग्जांपल क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को ले लो, CaCO3 बेटा फार्मूला होता, जरूर लिख लेंगे। इसका नाम बेटा जी होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा क्या दे दी जाए, हीट दे दी जाए, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस बेटा किस में ब्रेक हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। किसमें किसमें ब्रेक हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO में ब्रेक होगा और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में ब्रेक होगा। तो बेटा इस टाइप की रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूं कि किस टाइप से आपको इसको लिखना है, अपनी अपनी कॉपियों में कैसे लिखना है, अपनी अपनी नोट्स कैसे बनानी है बेटा। तो नोट्स बनाना है तो बेटा पूरा लिखना पड़ेगा। सामने आपकी डिफिनेशन लिखी हुई है। सर आपने डिफिनेशन तो बहुत बड़ी लिख दी है, इसको मैं छोटा करके भी तो लिख सकता हूं। बेटा मेरी बात समझो, देखो बेटा तुम हो बोर्ड में, समझना मेरी बात को, आप इस समय बोर्ड में हैं। बोर्ड में क्या होता है कि हमें अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखी जाता, हमें हमेशा हम लिखते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे कि अपनी लैंग्वेज को शॉर्ट में लिखेंगे बेटा, तो वो आदत बन जाएगी आपकी शॉर्ट में लिखने से, और बोर्ड में इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आपको भुगतना पड़ेगा बेटा, क्योंकि वहां पे नंबर आपके कम हो जाएंगे। आप सभी क्वेश्चन करके आएंगे, आपको कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन बेटा जब रिजल्ट आएगा तो आपके नंबर घट चुके होंगे। रीजन क्या है? क्योंकि आपने शॉर्ट फॉर्म में चीजों को लिखा है। अरे कुछ चीजों को बढ़ाना तो सीख लो। देखो कैसे लिखा हुआ है, अ डीकंपोजिशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन। बेटा ये इतनी लाइन जो मैंने लिखा ना, यहां से यहां तक जितना मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, हर एक रिएक्शन में चिपका देना, केवल नाम चेंज कर देना। इसमें डीकंपोजिशन लिखा है, किसी में कॉम्बिनेशन लिख देना, किसी में डबल डिस्प्लेसमेंट, किसी में डिस्प्लेसमेंट। जो जैसी रिएक्शन है उस रिएक्शन में इस लाइन को जरूर चिपकाना। बेटा मेरी बात समझो, मेरा उद्देश्य है, मेरा टारगेट है कि जब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं और आप टारगेट 100 बैच में पढ़ रहे हैं, बेटा किसमें पढ़ रहे हैं, टारगेट 100 बैच में पढ़ रहे हैं, तो मेरा ये उद्देश्य है या मेरा ये टारगेट है कि मैं आपको हर एक वो चीज सिखाऊं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बेटा होता क्या है ना, हम लोग बोर्ड कॉपी चेक करते हैं, हमें पता है कि हम कहां से नंबर काटते हैं। तो अगर हमें पता है बेटा तो नंबर कटते हैं, बेटा तुम्हारे भी नंबर कटेंगे, मेरी बात समझो। तो हम आपको क्या कर रहे हैं, बातों को बता रहे हैं कि बेटा यहां से तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। और अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो इसके बाद आप छोटी सी डिफिनेशन बनाइए, आप यहां से रिएक्शन यहां से चालू करिए पढ़ना। which can reactant break down into 2 or more product is called decomposition reaction। कहानी खत्म हो गई बेटा, नंबर कट जाएंगे, बस इतना होगा, नंबर कट जाएंगे। अगर 4 नंबर का आएगा बेटा तो 2 या 2.5 नंबर ही मिलेंगे। हम देते हैं तो हम बता रहे हैं बेटा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं चीजों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना सीखो। ऑब्जर्व का मतलब ये है कि जब आप इन चीजों को पढ़ते हैं, जब आप इन चीजों को समझते हैं, तो मैंने जो ये लाइन बेटा, ये लाइन जो मैंने कहा, ये लाइन ऊपर वाली लाइन कहा, ये सभी रिएक्शन में चिपका दो। इससे क्या होगा, 1.5 लाइन बन गई आपकी, 1 से 1.5 लाइन आपकी बढ़ गई, जिससे क्या होगा, लिखने में आपको थोड़ा सा इजी हो गया, थोड़ा सा बड़ा दिखने लगा, सामने वाला चेक करेगा उसको अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हो बेटा, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दे रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ब्रेक हो जाता है। मेरी बात ध्यान से समझना
समझना। बेटा बेटा मेरी बात ध्यान से समझना, आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं, आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए। अगर मैंने ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल बता दिया, सामने एग्जाम्पल बेटा दिख रहा होगा, ये वाला एग्जाम्पल, बेटा इसको भी सेंटेंस में लिखो, इसको भी किस में लिखो, सेंटेंस में लिख दो कि जब हम क्या लेते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो उसको हीट देते हैं तो ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, और सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। बेटा इतनी अगर तुम लैंग्वेज लिख दोगे, कभी पूछ लिया गया 2 से 3 नंबर में, या मैं कहता हूं 2 नंबर का पूछा गया, बेटा 1 नंबर आपके नहीं कटेंगे। मैं ऐसे बच्चों का नंबर नहीं काटता पर्सनली। जितने टीचर हमारे साथ कॉपी चेक करते हैं या जितने टीचरों को हम देखते हैं कॉपी चेक करते हुए, वो यही सब मेथड अप्लाई करते हैं। बेटा कॉपियां बहुत सारी होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों की राइटिंग देखते हैं और साथ साथ ये देखते हैं कि किस बच्चे ने किस तरह से चीजों को लिखा। बेटा अगर आप ऐसे चीजों को लिखेंगे तो कोई टीचर नंबर क्यों काटेगा, नहीं कटेंगे बेटा नंबर। ठीक है, तो ये डीकंपोजिशन का मैंने डिफिनेशन बता दिया, ये मैंने एग्जांपल बता दिया, कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही सिखा दिया है, तो कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत बेटा यहां पर नहीं होने वाली है। क्या मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर, अब आप आगे बढ़िए। देखो बेटा एक चीज याद रखना, एक चीज और याद रखना, यहां पर मैं कुछ चीजों को बताऊंगा। देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है ये ब्रेक हो रहा है। बेटा क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। यहां पर छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर पकड़ के रखना। यहां पर डीकंपोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट आपका ब्रेक हो रहा है। एक चीज याद रखना बेटा कि यहां पर आपका जो, ये लिख लीजिएगा, यहां पर जो आपका रिएक्टेंट है, जो आपका रिएक्टेंट है बेटा, ये रिएक्टेंट यहां पर क्या हो रहा है, इस रिएक्टेंट को ब्रेक होना है बेटा। आगे चल के क्या हो जाना है, इस रिएक्टेंट को ब्रेक होना है। बेटा ये तब तक ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक होने के लिए बेटा इसको नीड पड़ेगी, इसको नीड पड़ेगी। सर किसकी नीड पड़ेगी? सर हीट की नीड पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? हीट की पड़ेगी बेटा। जब तक इसको तुम हीट नहीं दोगे तब तक ये ब्रेक नहीं होगा, ये टूटेगा नहीं। मतलब कि इस रिएक्शन में अगर एक एमसीक्यू क्वेश्चन में बना दूं कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन नीड हीट, कौन सी रिएक्शन को हीट की नीड पड़ती है, तो बेटा वो कौन सी रिएक्शन है, वो डीकंपोजिशन रिएक्शन है। क्योंकि डीकंपोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है। यहां पर अगर आप हीट नहीं देंगे तो रिएक्टेंट ब्रेक नहीं होगा, और अगर वो ब्रेक नहीं होगा तो बेटा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सीधी सी बात ये है बेटा, यहां पर 2 मेन बातें आपको याद रखनी है। पहली बात कि डीकंपोजिशन में ओनली 1 रिएक्टेंट होता है। क्या याद रखोगे बेटा? डीकंपोजिशन रिएक्शन में ओनली 1 रिएक्टेंट होता है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि यहां पर आपको हीट की नीड पड़ती है। किसकी नीड पड़ती है बेटा? हीट की पड़ती है बेटा। इसी हीट से रिलेटेड अगला पॉइंट मैं आपको देने वाला हूं, वो क्या है कि जो बेटा आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो 3 टाइप में बट गई। कितने टाइप में बेटा? 3 टाइप में। तीनों टाइप सर क्यों बन गए बेटा? ये पहला टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप हो गया, ये तीसरा टाइप हो गया। सर क्यों 3 टाइप इसके बन गए? सर ये अकेले क्यों नहीं है? मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से समझना। ऑन द बेसिस ऑफ हीट, हीट के बेस पर कि हीट कहां से आ रही है बेटा, उस बेस पर हमने इस रिएक्शन को 3 पार्टों में बांट दिया, 3 टाइप्स बना दिए, 3 टाइप्स बना दिए। बेटा ध्यान से समझना, हमने इस डीकंपोजिशन रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ बेटा किसके? ऑन द बेसिस ऑफ हीट। यहां पर ध्यान से समझो, ऑन द बेसिस ऑफ हीट हमने 3 टाइप बेटा इसके बनाए। तीनों टाइप अलग अलग टाइप है और तीनों की अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं। जैसे मैंने क्या बना दिया? थर्मोलाइसिस। बेटा थर्मोलाइसिस में ना तुम डायरेक्ट हीट देते हो, जो आग होती है ना जिसमें तुम तापते हो, जिसमें खाना बनता है, यानी बर्नर से डायरेक्ट हम क्या देते हैं? यहां पर हीट देते हैं बेटा। यहां पर डायरेक्ट क्या दी जाती है? यहां पर डायरेक्ट हीट दी जाती है। क्या दी जाती है बेटा? डायरेक्ट हीट दी जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा कहीं ना कहीं इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी से है। किससे मतलब है बेटा? कहीं ना कहीं इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी से है। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाएगा। अगर रिएक्टेंट को ब्रेक करना है तो उसको करंट दिया जाएगा बेटा। कहीं ना कहीं यहां पर करंट का लेना देना जरूर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया बेटा। फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब होता है फोटोन। फोटोन कहां से मिलते हैं? लाइट से।
लाइट से बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइट हो गया। तो कहीं ना कहीं फोटोलाइसिस में हमें लाइट का यूज करना है बेटा। कौन सी लाइट का ज्यादातर हम यूज करते हैं बेटा, हम सनलाइट का यूज करते हैं। कौन सी लाइट का, हम सनलाइट का यूज करते हैं। तो बेटा देखो अलग अलग जगह से हीट दी जा रही है, यहां पर सनलाइट से दी जा रही है, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट से दी जा रही है, तो यहां पर डायरेक्ट हीट दी जा रही है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने 3 टाइप बना दिए बेटा, 3 टाइप में डिवाइड कर दिया किसको, डीकंपोजिशन रिएक्शन को। आई होप ये तीनों टाइप क्यों बनाए गए, किस लिए बनाए गए, आपको समझ में आया होगा। आ जाओ अब क्वेश्चन कर लेते हैं इन तीनों टाइप के। चलो पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं थर्मोलाइसिस में, फिर इसके बाद थर्मोलाइसिस के क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसे ही सब में कर लेंगे। आ जाओ बेटा समझ लेते हैं। बेटा थर्मोलाइसिस क्या है, यहां पर डिफिनेशन लिखिए बेटा, छोटी छोटी डिफिनेशन इसकी याद रखनी है। क्यों सर, क्योंकि जब पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट टाइप ऑफ डिकंपोजिशन रिएक्शन बताइए, तब आपको तीनों टाइप्स लिखने पड़ेंगे, तब वैसे भी लेंदी हो जाएगा अपने आप। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि थर्मोलाइसिस क्या है, तो बेटा क्या लिखना है आपको, इन दिस टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन अ रिएक्टेंट ऑन हीटिंग। मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट आपको रिएक्टेंट को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको रिएक्टेंट को क्या करना पड़ेगा बेटा, रिएक्टेंट को डायरेक्ट हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप हीट कर देंगे ये रिएक्टेंट बेटा ब्रेक हो जाएगा और प्रोडक्ट बना देगा। क्या बना देगा बेटा, प्रोडक्ट बना देगा। जैसे उतनी देर से मैं एग्जांपल समझा रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट का, क्या आपको एग्जांपल याद हो गया है, हाँ सर याद हो गया है। कैल्शियम कार्बोनेट का सारा फार्मूला होता है CaCO3। वेरी गुड बेटा, आपको तो याद हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला। बेटा बनेगा क्या, अगर सर आप इसको हीट दे देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा। अरे बेटा तुम तो होशियार हो गए, अरे तुमको तो आने लगा। सच में बेटा यही रिएक्शन होगी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट दे देंगे तो ये CaO प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, आपको तो रिएक्शन याद हो गई, बहुत अच्छी बात है कि आपको रिएक्शन याद हो गई है। आ जाओ और एग्जांपल कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछे जाते हैं। देखो कितना प्यारा सा एग्जांपल आ गया कि पोटेशियम क्लोरेट का थर्मोलाइसिस आप करवाइए। तो बेटा अगर पोटेशियम क्लोरेट का करवाना है, थर्मोलाइसिस आपको करवाना है, तो सबसे पहले आपको पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला पता रहना चाहिए। बेटा जो इसका फार्मूला होता है पोटेशियम क्लोरेट का, होता है KClO3। बेटा जिनको नहीं पता हो वो लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे सर, क्योंकि बेटा अगर फार्मूले नहीं पता रहेंगे तो आप रिएक्शंस कैसे करवाएंगे, आप कैसे ब्रेक करवाएंगे बताओ ना। तो आपको करना क्या है, आपको जितने भी फार्मूले मैं बता रहा हूं, जितने भी केमिकल नेम में बता रहा हूं, आपको लिख लेना है, अपनी अपनी नोट्स में लिख लेना है। कहानी खत्म हो गई वहां से, अपनी अपनी नोट्स में आप लिखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप चीजें बेटा आएंगी। कोई समझदारी इसमें रटने वाली बात नहीं है, बस आपको ये है कि पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा आ जाओ। देखो तो इसका फार्मूला हमने क्या लिखा, KClO3। के फॉर होता है पोटेशियम, ClO3 हमने लिख दिया, तो बन गया पोटेशियम क्लोरेट। क्या बन गया बेटा, पोटेशियम क्लोरेट बन गया। तो ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास क्या हो, पोटेशियम क्लोरेट हो, और पोटेशियम क्लोरेट को अगर आप हीट दे दें, क्या दे दें, हीट दे दें, मैं कहूंगा कि आप इसका क्या करवा दें, आप इसका बेटा थर्मोलाइसिस करवा दें। तो जैसे ही आप इसका थर्मोलाइसिस करवाएंगे तो बेटा ये ब्रेक हो जाएगा। सर किसमें ब्रेक हो जाएगा बेटा, आ जाओ दिमाग लगाओ। देखो एक तो ये ब्रेक होगा KCl में, एक तो बेटा ये ब्रेक होगा KCl में, और इससे ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो बेटा ये पोटेशियम और ये पोटेशियम क्लोराइड में ब्रेक हो गया, प्लस साथ ही साथ में इसके साथ क्या हुआ बेटा, इससे O2 अलग हो गया। क्या हो गया बेटा, O2 अलग हो गया। और ये जो सामने आपको रिएक्शन दिख रही है बेटा, ये जो सामने आपको मैंने रिएक्शन लिख दी, ये लिख दी पोटेशियम क्लोरेट की रिएक्शन। अगर पोटेशियम क्लोरेट को हीट दे दोगे तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में बदल जाएगी। आ जाओ इसको बैलेंस कर लेते हैं। सर बैलेंसिंग हमें नहीं आती है बेटा, बैलेंसिंग का लेक्चर मैंने ले लिया है,
आप जाके देख लें, वहां पर मैंने कंप्लीट बैलेंसिंग सिखाई है कि किस तरह से बैलेंसिंग की जाती है और बहुत ही डिटेल में अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को सिखाया है। अभी मैं केवल बैलेंसिंग करना चाहूंगा, तो बैलेंसिंग करने के लिए मुझे इधर कितना करना पड़ेगा 2, इधर कितना करना पड़ेगा 2, इधर कितना करना पड़ेगा 3। सर आपने तो बताया ही नहीं, सर आपने कैसे बैलेंसिंग कर दी? बेटा जी, अगर आपको बैलेंसिंग सीखनी है तो आपको बैलेंसिंग वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। पहले डिटेल में बैलेंसिंग सीख लो, क्योंकि हर एक रिएक्शन में बैलेंसिंग आएगी। और बेटा जी, अगर मैं हर एक रिएक्शन में आपको बैलेंसिंग सिखाऊंगा तो आपके लेक्चर और लेंदी होते चले जाएंगे। हमें लेक्चर को लेंदी नहीं करना, हमें क्लास लेनी है। यहां पर भी बच्चे बैठे हुए हैं, यहां पर भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बेटा उनको भी तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, ये एक पेड कोर्स है जो आपको फ्री में मिल रहा है, इंजॉय करिए, मेहनत करिए। ठीक है बेटा जी, ये समझ में आ गया आपको? हाँ सर समझ में आ गया। बेटा इसको लिख ले, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जरूर बढ़िए सर, आप बहुत आगे जाइए, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात, तुम भी बहुत आगे जाओ। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर यहीं पे तो हैं, कहाँ चले गए हैं हम लोग जो आप कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ। ठीक है बेटा, आ जाओ, लिखते हैं इसको। देखो, थर्मोलाइसिस ऑफ फेरस सल्फेट। बेटा फेरस सल्फेट का फार्मूला आता है क्या? जिसको जिसको आता है हाथ ऊपर करे, और जिसको जिसको आता है तुम लोगों में, ऑनलाइन वाले बच्चों में, सर सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा? कमेंट करो, वीडियो रोको, कमेंट करो, वीडियो रोको और कमेंट करो। बेटा आ जाओ, फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है, अगर आपने कमेंट कर दिया तो मैं बता रहा हूं, कर दिया क्या? हाँ सर कर दिया। तो बेटा देखो, FeSO4 फेरस सल्फेट बोलते हैं बेटा इसको। इसको क्या बोलते हैं? इसको बेटा फेरस सल्फेट बोलते हैं। ये क्या कह रहा है कि आपको फेरस सल्फेट का थर्मोलाइसिस करवा देना है। बेटा इस रिएक्शन को जरा ध्यान से समझना, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाती है। जिनको मैं कह दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपनी अपनी नोट्स में लिख लेंगे और साथ ही साथ में उसको रटेंगे, उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझना। अगर हम फेरस सल्फेट का क्या करा दें? थर्मोलाइसिस करवा दें, तो आज बेटा थर्मोलाइसिस करवाते हैं, फेरस सल्फेट का थर्मोलाइसिस करवाते हैं। देखो आ जाओ, हमने क्या लिया? FeSO4। बेटा इसका हमने क्या करवा दिया? थर्मोलाइसिस करवा दिया। क्या हो रहा है रे, क्यों नहीं चल रहा? इसका हमने क्या करवा दिया बेटा? इसका हमने थर्मोलाइसिस करवा दिया। ये दी नहीं लिखा हुआ है, पूरा तुम लोग लिख लेना बेटा, तुम लोग पूरा लिख लेना। थर्मोलाइसिस हमने करवा दिया। तो जैसे हम इसका थर्मोलाइसिस करवाएंगे ना बेटा, थोड़ा सा जो इसके प्रोडक्ट मिलेंगे वो डिफिकल्ट टाइप के हैं, इसलिए आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे ही आप इसका थर्मोलाइसिस करवाते हैं तो पहला जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो मिलता है Fe2O3। बेटा इसको क्या बोलते हैं? बेटा इसको क्या बोलते हैं? इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अपनी अपनी नोट्स में नाम लिख लें, अपनी अपनी नोट्स में इसका नाम लिखें, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है सर, नाम लिख लिया। बेटा आगे आ जाओ, फेरिक ऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलते हैं। बेटा यही कह रहा था कि आपसे थोड़ा सा इस रिएक्शन को आपको समझना पड़ेगा। यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो 2 से ज्यादा बन रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड भी बन रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बन रहा है। सर ये बताइए हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? बेटा हमें ऐसे पता चलेगा कि हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने ये रिएक्शन बता दी, हमें इस रिएक्शन को 10 से 12 बार करना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो 50 से 100 बार करना पड़ेगा, 1000 बार भी करना पड़े तो करेंगे, क्योंकि हमें रिएक्शन को समझना भी है, हमें रिएक्शन को रटना भी है। जब आप बार बार करते हैं, जब आप बार बार प्रैक्टिस करने लगते हैं तो दिमाग में कुछ चीजें सेट हो जाती हैं। दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी कि जब भी फेरस सल्फेट लेते थे तो एक तो फेरिक ऑक्साइड बनता था, फिर क्या बनता था बेटा? फिर बनता था क्या? सल्फर डाइऑक्साइड, फिर बनता था बेटा सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो मेरा काम क्या है, मैं चाहता तो थर्मोलाइसिस पढ़ा रहा था, थर्मोलाइसिस पढ़ाने के बाद 2 रिएक्शन करवा देता, फिर मैं आगे बढ़ जाता। बेटा ऑनलाइन ही तो पढ़ा रहा हूं और फ्री ही तो पढ़ा रहा हूं, मेरे वीडियो छोटे बनते तो आप भी आते देखने की, छोटे छोटे वीडियो हैं बेटा। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं प्रॉपर पूरा लेक्चर ले रहा हूं। उसका रीजन क्या है कि मैं बताया फिर से वही चीज कि मैं आपको पेड और फ्री कोर्स में थोड़ा सा डिफरेंट बताना चाहूंगा कि बेटा यहां
यहाँ पर पेड कोर्स ही आपको फ्री में मिल रहा है, तो जरा उस कोर्स को ध्यान से समझें आप और ध्यान से चीजों को समझें। मैं और एग्जांपल करवाऊंगा बेटा। अभी हम एक्टिविटीज कर लेते हैं, अभी हम एक्टिविटी का क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। एनसीईआरटी में एक्टिविटी नंबर 03 मतलब 3 नंबर की एक्टिविटी है और उस एक्टिविटी में बेटा लेड नाइट्रेट का थर्मोलाइसिस करवाने के लिए कहा गया है। आपसे कहा गया है लेड नाइट्रेट का थर्मोलाइसिस करवाइए। बेटा ये जो रिएक्शन है बेटा, ये जो रिएक्शन है, सबसे पहले आप इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? यहां से एमसीक्यू भी आया और एमसीक्यू जानते हो कैसा आया? एमसीक्यू में भैया डायरेक्ट पूछ लिया था कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बता दो, केमिकल नेम बता दो। केमिकल नेम तो लिखा है, फॉर्मूला बता दो। तो बेटा लेड नाइट्रेट का होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। बेटा इसको आप रट लीजिए, बेटा इसको आप रट लीजिए, इसको आप समझ लीजिए। ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है और ये रिएक्शन भी कई बार पूछी गई है। मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा बेटा। जब भी आप बोर्ड में बैठें तो आप एनसीईआरटी की एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी को आप देख लें, क्योंकि एक्टिविटी से क्वेश्चन बेटा बनते हैं और हर बार बोर्ड में बनते हैं और एक्टिविटी के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये रिएक्शन आ चुकी है बोर्ड में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के लिए। अगर आप लेड नाइट्रेट ले लें बेटा, आ जाओ लेड नाइट्रेट को ले लेते हैं। फार्मूला सर आपने क्या बताया? फार्मूला बेटा मैंने बताया PbNO3 का होल ट्वाइस। बेटा फार्मूला मैंने क्या बताया? PbNO3 का होल ट्वाइस। इसके पिछली वाली जो रिएक्शन थी वहां पे मैंने बैलेंसिंग नहीं करवाई थी, बैलेंसिंग आप कर लेंगे खुद से। बेटा जब इसका थर्मोलाइसिस करवा दोगे, बेटा जब इसका क्या करवा दोगे? बेटा जब इसका थर्मोलाइसिस करवा दोगे, यानी जब इसको हीट दे दोगे, जिसका थर्मोलाइसिस हो जाएगा, तो बेटा लेड ऑक्साइड बनेगा, PbO बनेगा। बेटा क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड बनेगा, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा बेटा। साथ ही साथ में ऑक्सीजन भी बनेगी, O2 भी बनेगा। बेटा थोड़ा सा इस रिएक्शन को समझें, थोड़ा सा इस रिएक्शन को समझें। ये रिएक्शन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन है। मेरी बात को थोड़ा सा सीरियस लेके आप चलेंगे। जिन रिएक्शंस में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, जिन रिएक्शंस में मैं स्टार लगा रहा हूं, वो सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन है। आपको उन रिएक्शन को ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। मैं बेटा आगे बढ़ूंगा और मैं आगे की रिएक्शन आपको बताऊंगा। बेटा आगे अब हम किस में आ गए हैं? टाइप नंबर सेकंड में। बेटा टाइप नंबर सेकंड हमारा क्या था? टाइप नंबर सेकंड बेटा हमारा था इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर। किसके ऊपर था बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर। बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस in which electrical energy is converted into chemical energy। बेटा जरा ध्यान से समझना, यहां पर इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है बेटा, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी कैसी है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है बेटा किस में? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं और वही इलेक्ट्रिक करंट के बाद ही क्या बन रहे हैं? प्रोडक्ट बन रहे हैं। यानी यहां पर कन्वर्जन हो रहा है, यहां पर एनर्जी का भी कन्वर्जन हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट बेटा केमिकल करंट में बदल रही है। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सिंपल सा बेटा एग्जाम्पल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? आपको पता है। अगर मैं क्या ले लूं बेटा? अगर मैं वाटर ले लूं, अगर मैं क्या ले लूं? अगर मैं वाटर ले लूं, अगर इस वाटर में मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दूं, अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दूं तो वाटर से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। कहने का मतलब ये है H2 अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। बेटा यही रिएक्शन तो इस बात को बता रही है कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको एक चीज जरूर याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में बेटा जो आपका रिएक्टेंट होगा, जो आपका रिएक्टेंट होगा, वो रिएक्टेंट लिक्विड फॉर्म में होगा। किस में होगा? लिक्विड में होगा। जैसे ये वाटर मैंने लिया था बेटा, ये तो लिक्विड में ही होगा, लिक्विड में ही होगा। ये दोनों गैस बना रहा है, ये भी गैस बन रहा है, ये भी गैस बन रहा है। सर लिक्विड में क्यों होगा? जरा दिमाग लगाओ थोड़ा सा। क्या करंट, क्या इलेक्ट्रिक करंट सॉलिड में दौड़ती है? क्या सॉलिड में होता है? क्या कुछ सॉलिड में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ जाती है? नहीं बेटा। अगर आपको
इलेक्ट्रिक करंट को भगाना है या इलेक्ट्रिक करंट देना है तो मीडियम कैसा होना चाहिए बेटा, मीडियम आपका लिक्विड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लिक्विड। बेटा सॉलिड में ऐसा थोड़ी नहीं हो जाएगा कि तुम अगर तुमने ईंट ले ली, उसमें तुमने करंट छुआ दिया और ईंट ब्रेक हो जाएगा, बेटा ऐसा नहीं हो जाएगा ना बेटा, ऐसा नहीं होगा। आपको मीडियम लिक्विड लेना पड़ेगा। किसमें मीडियम बेटा? मीडियम लिक्विड लेना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रोलाइसिस में मीडियम कैसा लेना पड़ेगा? लिक्विड वाला लेना पड़ेगा। क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? क्या डिफिनेशन क्लियर है? क्या आपको एग्जांपल समझ में आया? छाप लो एग्जांपल, छाप लो जल्दी एग्जांपल छाप लो बेटा, जल्दी से एग्जांपल छाप लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर हमने इसको छाप लिया, कॉपी में छाप लिया सर, कॉपी पेस्ट कर दिया एकदम से। बेटा बहुत अच्छा काम किया तुम कॉपी पेस्ट करके, बहुत अच्छा काम किए हो। आगे बढ़ते हैं। ये हम आगे की रिएक्शन में आ गए। अब हमें क्या करवाना है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अमोनियम ऑक्साइड। बेटा क्या करवाना है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अमोनियम ऑक्साइड। सर हमें तो अमोनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ही नहीं आता सर, तो हम कैसे रिएक्शन करवा देंगे? बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अभी मैं बता दे रहा हूं, लेकिन आइंदा से कभी भी आ जाए, कभी भी ये नाम आए कभी भी आ जाए अमोनियम ऑक्साइड, तो आपको अमोनियम ऑक्साइड का बेटा फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप पता ही नहीं करेंगे, आप चीजों को नहीं समझेंगे बेटा, आप याद ही नहीं करेंगे, तो वहां पर मैं थोड़ी नहीं बताने आ जाऊंगा, मैं तुम्हारी कॉपी थोड़ी नहीं लिख दूंगा। आपको समझना पड़ेगा, आपको चीजों को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ओके बेटा आ जाओ जल्दी आओ। देखो अमोनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, पहली बात जिस भी बच्चे को आता हो हाथ ऊपर करे। ऑनलाइन वाले क्या करेंगे? जिस भी बच्चे को आता हो तुरंत कमेंट करेगा। बेटा क्या करना है? आपको कमेंट करना है अमोनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। बेटा बहुत ही सिंपल सा इसका होता है, एल्यूमिनियम लिखा हुआ, सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जिसको भी फॉर्मूला आता हो वो कमेंट करेगा। बेटा कमेंट करना क्या है मैं बता दे रहा हूं। चलो तुमने कमेंट कर दिया, मैं लिख दूंगा, रिप्लाई भी कर दूंगा। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, होता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या होता है बेटा? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। रट लो बेटा, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाता है। अगर बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड को तुम्हें मैं दे दूं, तो ये दे दिया मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अगर मैं कह दूं कि इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो, तो बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये एल्यूमिनियम में प्लस बेटा ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। सर इसको बैलेंस भी कर दीजिए। बेटा जी आ जाओ, बैलेंस भी कर लीजिए। अगर आप कह रहे हैं बैलेंस करने के लिए, तो मैं बैलेंस किए दे रहा हूं। वैसे मैं करता नहीं हूं, बट मैं किए दे रहा हूं। यहां पर ऑक्सीजन बेटा कितनी है? यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, तो यहां पर 2 करना पड़ेगा, यहां पर 3 करना पड़ेगा, तो ये 4 हो गया, तो इसको 4 करना पड़ेगा। रिएक्शन बैलेंस हो गई है। सर आपने यूं करके क्या कर दिया? बेटा प्रैक्टिस कर जा, बैलेंसिंग देखना। बैलेंसिंग मैंने डिटेल में पढ़ाई है, सब रिएक्शन वहीं पे करवा दी थी। एक बार जाके देख, एक बार जाके समझ, सब कुछ समझ में आएगा। बार बार मैं बैलेंसिंग नहीं सिखा पाऊंगा। अभी मेरी बात को समझो। ये रिएक्शन मैंने क्या करवाया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैंने क्या करा दिया? इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया। सर अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कराया है तो क्या ये लिक्विड में होगा क्या? बिल्कुल बेटा ये लिक्विड में ही रहा होगा, क्योंकि मीडियम आपको लिक्विड ही चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया था कि मीडियम आपको कैसा चाहिए? मीडियम आपको लिक्विड ही चाहिए। बेटा क्या ये रिएक्शन समझ में आई? सभी बच्चे इस रिएक्शन को ध्यान से लिख लें, सभी बच्चे इस रिएक्शन को अच्छी तरीके से लिख लें। आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर आगे बढ़िए, ये रिएक्शन तो हमें समझ में आ गई। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब हम आगे बढ़ते हैं और फोटोलाइसिस की बात करते हैं। बेटा थोड़ा सा मैंने फोटोलाइसिस में ज्यादा चीजें लिखी। क्यों लिखी? सर फोटोलाइसिस पूछा जाएगा, केवल और केवल अगर पूछ लिया गया कि फोटोलाइसिस को एक्सप्लेन करिए, तब आपको थोड़ा सा आना चाहिए। मैंने लैंग्वेज को बेटा बढ़ा चढ़ा के लिखा है, आपकी बोर्ड वाली लैंग्वेज लिख दिया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। जरा ध्यान से चीजों को समझना, मैं अच्छी तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है बेटा, आ जाओ समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये तो हमें पहले से पता है कि टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। ठीक है, इन विच द रिएक्टेंट विल ब्रेक डाउन जस्ट बाई द एब्जॉर्बेशन ऑफ द फोटॉन्स। बेटा फोटॉन्स का मतलब क्या है? कि लाइट के एब्जॉर्बेशन से, जब हम लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब जब रिएक्शंस क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहां पर फोटोन का लेना देना होता है। तो फोटोन ही क्या करते हैं? रिएक्टेंट को ब्रेक करते हैं। तो इन दिस द फोटॉन्स विल इंटरेक्ट विथ द
टारगेट मॉलिक्यूल्स फॉर द ब्रेक डाउन। बेटा ये फोटॉन्स क्या करते हैं, फोटॉन्स बेटा टारगेट करते हैं किसको, मॉलिक्यूल्स को, जिनको उनको क्या करना है बेटा, ब्रेक डाउन करना है, और लास्ट में उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन थी, अपनी अपनी नोट्स में आप लिख लेंगे, 3-4 बार नोट्स में लिखें, और नोट्स में एक ही बार लिखें, साथ ही साथ प्रैक्टिस 3-4 बार कर लें, अपनी रफ कॉपी में बार बार लिख के कर लें, आराम से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी एक एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो एग्जाम्पल ये वाला है, इसमें केवल आप, ये मैंने लिखा क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नहीं है, इसमें आपको रिएक्शन नहीं याद रखनी है, इसमें एक बात याद रखनी है बेटा कि द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। बेटा ओजोन जो है, ओजोन डिकम्पोजिशन हो जाता है किसमें, ओजोन का डिकम्पोजिशन होता है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। बेटा ये डिकम्पोजिशन होकर क्या बना लेता है, ये ऑक्सीजन में ब्रेक होता रहता है बेटा, इसी को हम डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन बोल देते हैं। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ओजोन का डिकम्पोजिशन किस में होता है, ओजोन का डिकम्पोजिशन बेटा ऑक्सीजन में होता है, बस केवल इतनी बात पता रहना चाहिए। जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कि फोटोसिंथेसिस वाला जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सर क्या रिएक्शन है, आ जाओ बेटा मैं अच्छी तरीके से बताता हूं। बेटा ये जो मैं रिएक्शन बताने वाला हूं फोटोसिंथेसिस की, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। ये अलग से रिएक्शन मैं बता रहा हूं, यहां पर आपके रिएक्टेंट का नंबर बदल जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, ये यहीं की रिएक्शन थी, इसीलिए मैं बता रहा हूं। बेटा ये देखो, समझो मेरी बात को, जो थर्मोलाइसिस आपने पढ़ा, जो इलेक्ट्रोलाइसिस आपने पढ़ा, और जो आप फोटोलाइसिस पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल तो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डिफिनेशन को ब्रेक करते हैं। जैसे यहां पर हमें रिएक्टेंट दो चाहिए, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दूसरा हमें वाटर चाहिए। बेटा जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, C6H12O6। बेटा इसको ग्लूकोज बोलते हैं, बेटा क्या बोलते हैं, इसको ग्लूकोज बोलते हैं, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास आ जाती है। तो ये जो रिएक्शन है ये आपको डिकम्पोजिशन वाली नहीं याद रखनी, आपको इस रिएक्शन को याद रखना है रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेटा किसके नाम में याद रखनी है इसको, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पूछी गई रिएक्शन है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शंस को लिखो। मैंने यहां पर बैलेंसिंग नहीं की बेटा जी, तो बैलेंसिंग मैं करे दे रहा हूं, क्योंकि आप बाद में फिर रोते हैं, कहते सर आप बैलेंसिंग नहीं करते हैं। आ जाओ बैलेंसिंग करता हूं, इधर 6 लगा दो, इधर 6 लगा दो, इधर 6 लगा दो। ये बैलेंसिंग मैंने रटवा दी थी सभी बच्चों को, ये बैलेंसिंग मैंने रटवा दी थी जब मैं बैलेंसिंग पढ़ा रहा था बेटा, ठीक है। यहां तक की चीजें समझ में आई, यहां तक बढ़िया मजा आ रही है, हाँ सर मजा आ रही है। बेटा ये अलग से रिएक्शन आपको याद रखनी है। बेटा ये जो रिएक्शन है ये भी आपकी रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये रिएक्शन अलग पार्ट है इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से याद रखिएगा आप और चीजों को समझिएगा। अगली रिएक्शन बेटा हम बात करते हैं, अगली रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। बेटा इसके बारे में आप समझिए। बेटा यहां पर मैं आपको क्या सिखाऊंगा, यहां पर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। सर आप कॉन्सेप्ट में क्या सिखाएंगे, सर आप कॉन्सेप्ट में क्या सिखाने वाले हैं। बेटा कॉन्सेप्ट में मैं आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन सिखाने वाला हूं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। बेटा आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता था बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता था कि आप कोई रिएक्टेंट लेते थे, वो बेटा जब बनता था प्रोडक्ट में तो साथ ही साथ में बेटा हीट निकलती थी, ये आपने पढ़ा था। यानी यहां जो हीट निकल रही है जरा ध्यान से देखो, एक्सोथर्मिक वाले में जो हीट निकल रही है वो कहां निकल रही है बेटा, प्रोडक्ट के साथ निकल रही है। बट एंडोथर्मिक में ऐसा नहीं होता। एंडोथर्मिक में बेटा होता क्या है कि एंडोथर्मिक में जो आपका रिएक्टेंट रहेगा, जो आपका रिएक्टेंट रहेगा, रिएक्टेंट को जब तक आप हीट नहीं देंगे, जब तक आप हीट नहीं देंगे तब तक वो प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा, तब तक वो प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा। तो एक चीज तुम्हें इससे पता चली क्या ये डीकंपोजिशन में आ रहा है क्या, हाँ सर डीकंपोजिशन में भी जब तक आप हीट नहीं देते हैं, जब तक आप रिएक्टेंट को हीट नहीं देते हैं तब तक ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदलता। सर ऐसा ही हो रहा था। हाँ बेटा कुछ रिएक्शन ऐसी भी हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की जो डीकंपोजिशन से मिलती है, कुछ ऐसी भी हैं जो नहीं भी मिलती हैं बेटा जी। तो आपने क्या सीखा एंडोथर्मिक रिएक्शन में, बेटा आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन में सीखा कि
रिएक्टेंट के साथ हीट देनी पड़ेगी, तभी वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। और एक बात मेरी समझो, अगर तुम हीट यहां पर दे रहे हो यानी ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और हीट को एब्जॉर्ब करके जब प्रोडक्ट बना रहा है तो प्रोडक्ट में बेटा कूलिंग आ जाएगी। बेटा प्रोडक्ट में क्या आ जाएगी? कूल हो जाएगा प्रोडक्ट। और उधर प्रोडक्ट हीट हो रहा था, किसमें? बेटा एक्जोथर्मिक में प्रोडक्ट हीट हो रहा था, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ हीट निकल रही थी। यहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसीलिए प्रोडक्ट कूल होगा। आ जाओ लिख लेते हैं इस बात को। आ जाओ बेटा, आ जाओ, इस बात को हम लिख लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। आ जाओ यहां पे हमने लिख लिया, ये हमने लिख लिया, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने नोट्स बनाई है बेटा, बस इसको हमें रीड करना है और इसको हमें पढ़ना है। आ जाओ ध्यान से समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, an endothermic reaction is any chemical changes that absorb heat। बेटा यहां पर क्या लिखा हुआ है? हीट का क्या होता है? एब्जॉर्बेशन होता है। यहां पर हीट क्या होती है? यहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है। और हीट कहां से एब्जॉर्ब होती है बेटा? हीट एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब होती है। और जब बेटा हीट एब्जॉर्ब होगी तो जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो वो कूल होगा। यहां पर लाइन भी बेटा लिखी होगी, ये कहीं ना कहीं ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये लिखी हुई है लाइन बेटा, कि जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो कूलिंग स्टेज में ही बनेगा, कूल हो जाएगा। बेटा रिएक्शन सामने लिखी हुई है, नाइट्रोजन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन लिखा हुआ है। बेटा ये हीट का सहारा लेंगे और बना देंगे बेटा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा ये बेटा कूल हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा बेटा, ये कूल हो जाएगा। जब भी प्रोडक्ट बनेगा कूल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एब्जॉर्बेशन ऑफ एनर्जी हो रही है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है और एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्टिंग में यूज किया जा रहा है, इसलिए एनर्जी लो हो जा रही है, हीट लो हो जा रही है। और हीट लो हो जा रही है तो प्रोडक्ट कूल हो जा रहा है। सीधा सा प्यारा सा नन्ना सा कॉन्सेप्ट है। आगे हम बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे क्या? अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आने वाले नेक्स्ट वीडियो में यानी आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप यहां तक की सारी चीजें वेल एक्यूरेट तरीके से समझ में आई हो, आपने अच्छी तरीके से अपनी नोट्स बना ली हो, आपने ढेर सारे एग्जाम्पल जो मैंने करवाए वो कर लिए हो। बेटा आपका काम क्या है? आपका काम है कि घर में प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे समझा पाऊंगा चीजों को? बेटा नहीं समझा पाऊंगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके ये सब चीजें समझ में आएंगी। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, मजा आया होगा। ऐसे ही लेक्चर के लिए चैनल से जुड़ जाएं, हमसे जुड़े रहें और लगातार चीजों को समझते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। बाय बाय बेटा, बाय बाय।